गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। समझ में आ रहा होगा आपको चैप्टर। स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। आज की क्लास में हम पहले तो कल का थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, क्योंकि कल का काफी टफ कॉन्सेप्ट था, तो इसलिए हम पहले कल का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। देन हम फिर आगे स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में मैं कोशिश करूंगा आपको पहले सारे क्वेश्चंस करवाऊं। क्वेश्चन में जो मैं करवाऊंगा उसका मेरा मेन जो पर्पस होगा वो बेसिकली आपको एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना होगा। अभी तक हम जो भी लेक्चर्स करते चल रहे हैं, ये एक टाइप से इंट्रोडक्शन लेक्चर है, या फिर इसको ऐसा कहिए आप लोग कि ये आपका बेस स्ट्रॉन्ग करेगा चैप्टर को लेकर। देखिए ये चैप्टर टफ चैप्टर है, तभी तो इसकी वेटेज ज्यादा है 12 मार्क्स। ये टफ चैप्टर है, ये टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है, और हो सकता है हल्का हल्का ये बोरिंग हो जाएगा आगे चलते चलते। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ आपका इंटरेस्ट मेंटेन करते हुए चलता चलो इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि यदि ये चैप्टर नहीं कराना आपने तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए मैंने कल की क्लास में आपको क्या बताया था। बेसिकली मैं आपको टोटल ओवरव्यू देते हुए चलूँ। मैं 5 मिनट में क्विक रिवीजन ले रहा हूँ आप लोगों के साथ। कल की क्लास में मैंने क्या लिया था, देखिए। मैंने कहा था कि हम पी एंड एल बनाएंगे। पी एंड एल से नेट प्रॉफिट आइडेंटिफाई होगा। देखो शीट मैंने इसलिए चेंज करी है आप लोगों के साथ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि एक जैसा कलर होता है ना, वो दिमाग में फिट नहीं होता है। डिफरेंट कलर्स होते हैं, वो दिमाग में हल्के सेट हो जाते हैं। जैसे कि हमारे पास नेट प्रॉफिट आया। नेट प्रॉफिट में हमने क्या करा, किस चीज के एडजस्टमेंट करा पहले? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का प्लस माइनस क्या करा हमने? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। नोटिंग अभी मत करना, अभी सिर्फ सुनने पर फोकस करना। नोटिंग मैंने भी आपको सिर्फ थोड़ी बहुत करवाई है। मैं आपको सब चीज दोबारा नोटिंग करवाऊंगा पूरी एक एक कर कर। जब मैं आपको इंडिविजुअली टॉपिक वाइज हर एक चीज एक्सप्लेन करूंगा ना, कि ऑपरेटिंग में ये होना है, इन्वेस्टिंग में ये होना है, फाइनेंसिंग में ये होना है, जब मैं आपको इंडिविजुअली एक्सप्लेन करूंगा तब मैं आपको बहुत चीज की नोटिंग करवाऊंगा। ठीक है, अभी सिर्फ आप सुनने पर फोकस करिए। नेट प्रॉफिट के अंदर हम क्या करेंगे, प्लस माइनस कर देंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। बात क्लियर है? ओके। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमारे पास आएगा आपका नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, देखो ये आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, बट बट बिफोर टैक्स। टैक्स काटने से पहले। बात क्लियर है? ये वाली जो फिगर है, ये कौन सी फिगर है सर? जो ये फिगर है ये है नेट प्रॉफिट। ये क्या है? ये क्या है आपका? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ऐसे बोलो, नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। ठीक है, ये वाली फिगर है ना, ये वाली जो भी है। इसके बाद हमने एक्स्ट्रा आइटम का इम्पैक्ट लिया, प्लस माइनस जो भी इम्पैक्ट हुआ, इधर इनकम है तो वो प्लस हो गई होगी नेट प्रॉफिट के अंदर एडजस्टमेंट करते वक्त, और यदि एक्सपेंस है तो वो माइनस हो गया होगा। मैं आपको लिख के बता दूंगा अभी आपको। उसके बाद ऐसा किया, फिर क्या हुआ आगे? फिर हमने क्या करा? फिर हमने टैक्स का प्रोविजन किया। फिर हमने क्या करा? टैक्स का प्रोविजन करा। यदि टैक्स के अंदर भी हम दो बात करेंगे। टैक्स बेसिकली कौन सा टैक्स है? ये इनकम टैक्स की बात करी जाएगी। कौन से टैक्स की बात करी है? इनकम टैक्स। हमने क्या करा? प्रोविजन करा। फिर हमने क्या करा आगे? फिर जो इनकम टैक्स का हमने जो भी प्रोविजन करा है, इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या फिर इसके आफ्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम पहले इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का पहले एडजस्टमेंट करता है, इसलिए मैंने उसका नाम पहले लिख दिया। कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे? अब देखो, पीएनडल जो होता है, जो पीएनडल होता है वो आपको कहाँ पर रुक जाता है? पीएनडल आपका यहाँ पर आके रुक जाता है, इस जगह पर। देखो मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। पीएनडल आपका इस जगह पर रुक जाता है, यहाँ पे आपका पीएनडल रुक जाएगा पूरा। पी एंडल यहां तक चलेगा। अब आप क्या करोगे? अब यदि आप बैलेंस शीट में लेकर जाओगे, यदि आप अब बैलेंस शीट में लेके चल रहे हो, तो फिर क्या होगा? अब इसके अंदर क्या करोगे? एप्रोप्रिएशंस। एप्रोप्रिएशन का क्या करोगे? एडजस्टमेंट करोगे। और एप्रोप्रिएशन हमेशा, हमेशा एप्रोप्रिएशन माइनस ही होते हैं। एप्रोप्रिएशन हमेशा क्या होते हैं? माइनस होते हैं। माइनस एप्रोप्रिएशन। क्योंकि एप्रोप्रिएशन करा किस में से जाता है? एक सेकंड रुकिए। एप्रोप्रिएशन करा किस में से जाता है? ये आप लोगों को पता है एप्रोप्रिएशन किस में से करा जाता है? सर एप्रोप्रिएशन करा जाता है प्रॉफिट में। यहाँ पे लिखता हूँ माइनस एप्रोप्रिएशंस। माइनस
एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन किस में से करा जाता है सर? ये एप्रोप्रिएशन करा जाता है प्रॉफिट में से। यदि प्रॉफिट है तो एप्रोप्रिएशन होगा, और यदि प्रॉफिट नहीं है तो कोई भी एप्रोप्रिएशन नहीं होगा। बात क्लियर है? तो अब जो आएगा आपके पास, ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, टैक्स एंड एप्रोप्रिएशंस एंड एप्रोप्रिएशंस। बात क्लियर है? सिंपल बात समझ लीजिए। आपको करना क्या है? आपको करना क्या है? आपको बेसिकली क्वेश्चन के अंदर दो तरीके होते हैं टोटल। देखो मैं तो सम अप करके बता रहा हूँ शॉर्ट में, एक शॉर्ट समरी बेसिस पे बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। क्वेश्चन के अंदर पूछने के दो तरीके होते हैं। क्वेश्चन आए ये वाली चीज दे देगा, ये वाला दे देगा, एक पहला मेथड है ये वाला, और दूसरा तरीका है क्वेश्चन या फिर ये वाली वैल्यू दे देगा। बात क्लियर है? आपको क्या करना है? अल्टीमेटली आपको अपनी सवारी लेकर इस जगह पहुंचना है। आपको कहाँ पहुंचना है? आपको, मैं आपका फेस बना देता हूँ इस जगह पर, आपको इधर पहुंचना है, इस जगह पर आपको इधर पहुंचना है, इस जगह पर आना है आपको। बात के लिए क्वेश्चन ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, आपको आना है इस जगह पर है। अब वो कैसे आओगे वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ। अब देखिए, बिल्कुल ध्यान से सुनते चलना। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, यदि देखो, यदि इनकम है और एक्सपेंस है, चाहो तो इसको कॉपी कर लो, कोई बात नहीं, इसको चाहो तो कॉपी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं नोट्स करवाऊंगा तो आपको रेफरेंस करवा दूंगा, इस पेज नंबर पे पहुंच जाना कॉपी के, ठीक है ना? अब देखिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, पहले भी सुन लेना फिर कॉपी करना। अब यदि इनकम है, प्रॉफिट आया है, तो इनकम होगा तो प्रॉफिट में क्या होगा? जुड़ जाएगा। यदि एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या है? इनकम है। यदि एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या है? इनकम है। मैं ई लिख रहा हूँ शॉर्ट में इनकम के लिए। और यदि क्या है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या है? एक्सपेंस है। बात क्लियर है? अब देखो, यदि इनकम होगा, यदि इनकम होगी तो वो क्या होगी? प्लस हो जाएगी। यहाँ पे लिख दिया प्लस। यदि इनकम होगी तो प्लस हो जाएगी, और यदि एक्सपेंस होगा तो क्या हो जाएगा? तो सर ये माइनस हो जाएगा। बात क्लियर है? यदि इनकम होगी तो प्लस हो जाएगा और एक्सपेंस होगा तो माइनस हो जाएगा। मैं यहाँ से चल रहा हूँ, मैं इस पॉइंट पर खड़े होते होते यहाँ पर आ रहा हूँ, ठीक है ना? मैं नेट प्रॉफिट में खड़ा हुआ हूँ, नेट प्रॉफिट से ये वाली फिगर पर आ रहा हूँ। यदि इनकम होगी तो प्लस हो जाएगी, एक्सपेंस होगा तो माइनस हो जाएगा। ये करते आप इधर आ गए। इसके बाद इनकम टैक्स। इनकम टैक्स हमेशा पे करा जाता है। इनकम टैक्स क्या जाता है? हमेशा पे करा जाता है। इनकम टैक्स हमेशा क्या करा जाता है? पे करा जाता है, ठीक है? जब आप पे करोगे तो इनकम टैक्स होता है माइनस। जब पे करोगे तो इनकम टैक्स क्या होगा? माइनस। लेकिन बच्चों याद है मैंने आपको टीडीएस का कॉन्सेप्ट बताया था? जब मैंने टीडीएस का कॉन्सेप्ट आपको बताया था, उसमें एक छोटी सी बात कही थी मैंने आप लोगों से। मैंने ये कहा था आप लोगों से, जब मैं टीडीएस का कॉन्सेप्ट बताया था, मैंने ये कहा था कि टीडीएस कौन काटता है? जो हमको कोई भी एक्सपेंस पे करता है, जो हमें पेमेंट करता है, वो हमारा टीडीएस काटता है। हो सकता है जितना हमारा टैक्स नहीं बनना है उससे ज्यादा टीडीएस काट दिया हो, या फिर सिंपल देखिए, हमारा टैक्स ही नहीं बनना है लेकिन पेमेंट ऐसी हुई थी तो उसमें टीडीएस काटना जरूरी था। तो हो सकता है टीडीएस कटे, ज्यादा पैसे भी इनकम टैक्स के पास पहुंच जाते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसका क्या करता है? हमें रिफंड करता है। जो अमाउंट ज्यादा हम कट जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, जो अमाउंट ज्यादा चले जाता है, तो इनकम टैक्स रहता है उसका रिफंड करता है। रिफंड मतलब हमारी इनकम हो गई एक टाइप से, तो उसको क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। बात क्लियर है? कोई दिक्कत? देखो, टैक्स पे करेंगे तो माइनस और रिफंड होगा तो प्लस। बात क्लियर है? ये एप्रोप्रिएशन इसी के साथ है, इसके साथ नहीं है, ठीक है ना? यहाँ पर लिखा हुआ है ना, येलो कलर का सब एक साथ है, ब्लू कलर का एक साथ है। बात क्लियर है? फिर जो भी एप्रोप्रिएशन होंगे आपके, फिर क्या है? जो भी एप्रोप्रिएशन होंगे, जैसे कि आपसे बोलो डिविडेंड हो गया, डिविडेंड पे कर रहे हो, या फिर रिजर्व्स में ट्रांसफर कर रहे हो, फिर उन सबका एडजस्टमेंट होगा। बात क्लियर है? जब आप नेट प्रॉफिट पर खड़े हो, नेट प्रॉफिट से आपको इधर आना है। आप नेट प्रॉफिट पर खड़े हुए हो, तो आपने नेट प्रॉफिट निकाला, अब आपको इधर आना है। अब कैसे आओगे? तो नेट प्रॉफिट के ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को इम्पैक्ट करेंगे। यदि इनकम है तो प्लस कर देंगे नेट प्रॉफिट, यदि इनकम होगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना, और यदि नुकसान होगा तो माइनस कर देंगे। ये इधर आ गए हम। तो यदि इनकम टैक्स पे करे तो माइनस कर देंगे, और ये ज्यादा पैसा हमने पे कर दिया है तो वो रिफंड रिफंड आ जाएगा, तो वो प्लस कर देंगे। यहाँ पर आ गए, ठीक है? और फिर यदि हमें बैलेंस शीट में फिगर पहुंचानी है, बैलेंस शीट में हमें शो करना है, तो मेरे क्या करेंगे? सारे एप्रोप्रिएशन का क्या करेंगे? एडजस्टमेंट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे? उसके बेसिस पे बैलेंस शीट के अंदर फिगर आ जाएगी। क्लियर है? इतना हमारा पूरा कॉन्सेप्ट हो गया था। अब मैं वही चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ। यदि हम सीधा चल रहे तो हमने क्या क्या करा? हम सीधे चल रहे, नेट प्रॉफिट में सारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में प्लस करा, तो सारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम प्लस करी, एक्सपेंस माइनस करा,
ठीक है। फिर हमने क्या करा, यहाँ पर आ गए, फिर हमने यहाँ पे क्या करा, पेड को माइनस करा, रिफंड को प्लस करा, फिर हम यहाँ पर आ गए, यहाँ पे फिर हमने क्या करा, सारे एप्रोप्रिएशन माइनस करे, फिर हम यहाँ पर आ गए। मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूँ, यदि हम सीधे ऐसे चलने तो उल्टे में तो सारे साइन बदल जाएंगे। अब यदि सपोज करिए मेरे पास, अब सपोज करिए, फोकस करना है यहीं पर ही, बिल्कुल ध्यान से कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखना आप सब लोग। सपोज करिए मेरे पास अब क्वेश्चन के अंदर ये वाली फिगर गिवन है। मेरे पास क्वेश्चन के अंदर कौन सी फिगर गिवन है सर? मेरे पास क्वेश्चन के अंदर जो फिगर गिवन है, कोई भी फिगर ले लो, देखो मेरे पास क्वेश्चन में ये वाली फिगर गिवन है, ये वाली दिखाई दे रही है, ये वाली फिगर, मेरे पास ये वाली फिगर गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अब आपको इस फिगर से इधर पहुंचना, इस नेट प्रॉफिट पर कैसे पहुंचोगे? यदि मेरे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर एक्सट्राऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स गिवन है, अब मुझे उधर पहुंचना तो कैसे करूंगा? जो जो प्लस हुए हैं वो माइनस हो जाएंगे, जो माइनस हुआ है वो प्लस हो जाएगा। तो सर कैसे जाएंगे? जो भी मेरा नेट प्रॉफिट आफ्टर एक्सट्राऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स है, इसमें मैं क्या करूंगा, सारे रिफंड माइनस करूंगा। तो रिफंड ऑलरेडी प्लस होगी तो ये वाली फिगर आई होगी। अब प्रैक्टिकली सोचिए, जब ये फिगर आई होगी तो इसके अंदर सारा रिफंड जुड़कर आया होगा, सारा इनकम टैक्स पे माइनस करते हुए आया होगा, जितने एक्सटर्नल एक्सपेंस है वो सब माइनस होते हुए आए होंगे, और जितनी इनकम है वो सब जुड़ते हुए आई होंगी। यदि मुझे उल्टा चलना है, यदि मुझे यहाँ से इधर पहुंचना है, यदि मुझे यहाँ से इधर पहुंचना है, यदि देखो, यदि मुझे यहाँ से चलते चलते, यदि मुझे यहाँ से चलते चलते इस पॉइंट पर आना है, तो मैं कैसे आऊंगा? जो चीज आपने प्लस कही थी उसको क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। क्या मुझे आप में से अब कोई बताएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कैसे करेंगे हम, कैसे करेंगे सर? जो नेट प्रॉफिट आफ्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स आया है ना, उसमें सारा रिफंड माइनस कर देंगे, कि जो प्लस किया वो क्या होगा, माइनस होगा, जो माइनस किया वो क्या हो जाएगा, प्लस। सारे रिफंड क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जो भी इनकम टैक्स पे किया इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। जो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम है इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बताइए, क्या मेरी इतनी बात क्लियर है? मैंने क्या बोला आपसे? पहला मेथड समझ में आ गया? यस, वेरी गुड, क्लियर है। ठीक है, अब देखिए दोबारा ध्यान से समझिए, क्लियर है पहला मेथड? देखो सीधा हम चलेंगे तो ये करेंगे, देखो उल्टा चलेंगे तो साइन बदल जाएंगे। देखो ये सीधा तरीका तो बहुत आसान होता है, उल्टे में हल्का कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं अलग अलग तरीके चार्ट्स यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, खुद बना रहा हूँ। देखो अब देखो दूसरा तरीका क्या है आप लोगों के साथ? अब देखो, अब मेरे पास ये गिवन है, दूसरे तरीके में क्या है, मेरे पास ये गिवन है। पहला तरीका तो ये हो गया, ये तरीके से। अब दूसरा तरीका है, मेरे पास ये फिगर गिवन है, ये वाली फिगर। अब मुझे इस फिगर से उधर पहुंचना है। देखो, अब देखो, यदि मुझे इस फिगर से इस फिगर पहुंचना है तो मैं क्या करूंगा, पहले सारे एप्रोप्रिएशन देखो वन बाय वन चलते हैं। सर एप्रोप्रिएशन लास्ट में माइनस में है तो सारे एप्रोप्रिएशन क्या करो, प्लस कर दो। बात क्लियर है? तो मैं इधर पहुंच गया, इस जगह पहुंच गया, ठीक है ना? अब इसमें क्या करूं, यदि जो मैंने पे किया है, यदि इनकम टैक्स पेड है तो पेड प्लस कर देता हूं, जो पेड किया है वो कर देता हूं प्लस, और जो रिफंड है, जो प्लस करता है उसको क्या कर दूं, माइनस कर दूं रिफंड को। मैं एक काम करता हूँ, ब्रैकेट यूज करते हैं, आपको दिक्कत ना हो। ये आर ई एफ है, रिफंड। देखो पहले एप्रोप्रिएशन का ट्रीटमेंट किया, देखो सारे प्लस में है, तभी मैं ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ। देखो पहले हमने क्या करा, एप्रोप्रिएशन एडजस्टमेंट किया, यहाँ पे पहुंच गए। फिर हमने इनकम टैक्स एडजस्टमेंट किया, वो इधर आ गया। क्लियर है? फिर अब हम क्या करेंगे, फिर हम बैक चलते हैं। फिर सर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस प्लस कर देंगे, और इनकम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मैं एक्सपेंस लिखना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस लिख देता हूँ, पहले कुछ भी लिख दो पहले, बात कोई दिक्कत नहीं है। माइनस एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम, एक ब्रैकेट आपको ये हो गया। बात के लिए जैसे भी ये सब काम करोगे तो वैसे आप इधर पहुंच जाओगे। क्लियर है? देखो मैं इसमें लिख के दिखाऊं, इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर चल रहे हैं, इस मेथड में क्या करेंगे, पहले इनकम टैक्स के एडजस्टमेंट करेंगे। यदि पेड है तो पेड हो जाएगा प्लस, और रिफंड होगा तो वो हो जाएगा माइनस। जैसे आपने ये वाला एडजस्टमेंट कर लिया, आप इस जगह आके खड़े हो गए। जैसे अब ये काम करा तो आप इस जगह आके खड़े हो गए, हम यहाँ पे खड़े हो गए अब। ठीक है, फिर क्या करोगे, फिर सर, फिर आप क्या करोगे, ये काम हो गया, उल्टा चल रहा हूँ मैं, साइकिल जो ग्रीन कलर का है ना, वो आपको पीछे पहुंचाना सिखा रहा है, यहाँ पे कैसे आना है। आप लोग डिफरेंट पेन यूज करना है, इसलिए आपको और अच्छे क्लियर हो जाएगा। डिफरेंट पेन यूज करोगे ना इन दो मेथड के लिए, जैसे फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड, जैसे मैंने ग्रीन पेन यूज किया है, तो आप भी चाहो तो अलग पेन यूज कर लेना, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? मैं यहाँ पर आ गया, अब मुझे क्या करना है, जो मेरी एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेंस है, इसको तो मैं क्या करूं, एक्सटर्नल एक्सपेंस इसको प्लस कर देता हूँ, और इनकम है इसको मैं क्या कर दूं, माइनस कर दूं। क्लियर है? देखो अब दोनों मेथड ऐसे हो गए, फिर आप यहाँ पर आके खड़े हो गए, फिर दोनों मेथड में हम यहाँ पर आ गए इस जगह, फिर दोनों मेथड में इस जगह पर आके आप क्या हो गए, स्टैंड कर गए। बात के लिए देखो इनमें डिफरेंस क्या है, इन दोनों में जो डिफरेंस है देखो सब चीज सेम है। पहला तरीका ये भी ये होगा,
ये होगा, सर ये भी होगा। लेकिन डिफरेंस क्या है, इसमें एक एप्रोप्रिएशन का डिब्बा एक्स्ट्रा बन गया, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन है, क्योंकि ये वाली जो फिगर है ना, ये बैलेंस शीट वाली फिगर है। ये फिगर आपको बैलेंस शीट से आइडेंटिफाई करोगे, ये बैलेंस शीट में दिखाई देगी। और ये वाली जो फिगर है ना, ये पी एंड एल की फिगर है। बोलो, बताइए, क्या ये दोनों मेथड क्लियर हो गए? मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2, क्या ये दोनों क्लियर हैं आपको? मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालने के। ठीक है, वेरी गुड। इस चीज को कॉपी कर लीजिए अब आप लोग। मैं आपसे कह रहा हूँ इसको कॉपी करिए, इससे और अच्छे समझ में आएगा। देखिए, अब हम पहुंच चुके हैं वहां पे अपना नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, टैक्स एंड ऑल एप्रोप्रिएशन। याद है ये वाला एप्रोप्रिएशन, ये वाला जो मैं आपको दिखाया था ना, ये वाला। देखो, ये वाला जो नेट प्रॉफिट आ रहा है ना, ये वाला, ये जो नेट प्रॉफिट है ना, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। इससे फिर हम बैक में जाएंगे, फिर क्या होगा? यहाँ पे आ चुके हैं अब हम। ठीक है, अब हम चलिए बैक में चलिए। फिर हम इसके अंदर क्या करेंगे? इसके अंदर भी हम एडजस्टमेंट करेंगे। लाइन ज्यादा लंबी हो गई है, तो एडजस्टमेंट करते हैं। किसके एडजस्टमेंट करेंगे? मैं उल्टा चला रहा हूँ गाड़ी। किसके एडजस्टमेंट करेंगे? नॉन ऑपरेटिंग का। किसके एडजस्टमेंट करेंगे? नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का। किसके एडजस्टमेंट करेंगे? नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का। एनओ मतलब नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। बात क्लियर है? इसके एडजस्टमेंट करेंगे तो ये आएगा नेट प्रॉफिट, ये आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। देखो मेरी बात समझिए, हम यहाँ पर पहुंच चुके थे, हम इस जगह ही तो खड़े हुए थे। देखिए मैंने आपको यही तो बताया था, हम जो खड़े हुए हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं, इस जगह पर। इस जगह पर हम खड़े हुए हैं। अब हम इससे बैक में जा रहे हैं। यदि हम बैक में जाएंगे तो क्या होगा? सर नेट ऑपरेटिंग आइटम का एडजस्टमेंट करेंगे, फिर क्या होगा? हमारा ये आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये क्या आ जाएगा हमारा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्लियर हो गया आप लोगों को? देखो, वन बाय वन चलते चल रहे हैं। हम नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के एडजस्टमेंट करेंगे इसके अंदर, तो बैक में जाएगा नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर है? अब फिर हम इसके अंदर भी फिर हम एडजस्ट करेंगे नॉन कैश आइटम का। किसके एडजस्ट करेंगे? नॉन कैश आइटम्स का। बात क्लियर है? तो ये आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ कैश आइटम्स। ये क्या आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा जो कैश में है। जो कैश में ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा सिर्फ कैश आइटम वाला। बात क्लियर है? देखो, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं बस ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा आप लोगों का, सीधे आपको क्वेश्चन की ओर लेके चल रहा हूँ बस। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सीधे क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं सीधे बस। देखो, ठीक है, जैसे नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है, जैसे कि देखो, मैं यहाँ से गाड़ी चलाता हूँ, इस जगह से चलता हूँ आप लोगों के साथ। यदि मेरे पास ऑपरेटिंग कैश आया है, ऑपरेटिंग जो भी आया है, देखो नॉन कैश में जनरली क्या होगा आपका? डेप्रिसिएशन होगा एंड अमोर्टाइजेशन होगा। डेप एंड अमोर्टाइजेशन, यही दोनों आइटम्स होंगे आपके इस लेवल पे भी, और जाते यही होते हैं। डेप एंड अमोर्टाइजेशन होगा आपका नॉन कैश। ये खर्चा होता है तो हम इसको क्या करते हैं? माइनस करते हैं। बात क्लियर है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कैश है उसमें हम डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन क्या करेंगे? माइनस करेंगे, जिससे क्या आएगा? हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर हम जो इम्पैक्ट लेंगे, देखो चाहो तो इसके अंदर एरो ऐसे मत बनाओ, चाहो तो एरो इस साइड फेस करके बना लो, जिससे आपको कंपैरेटिवली आसान समझ में आएगा। एरो इस फेस की बजाय इस साइड फेस करके बनाओ। हम इस तरीके की गाड़ी चलाते फिर उल्टा हम बाद में चलेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया कैश में, से हम डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन माइनस करेंगे, आगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसमें कैश एंड नॉन कैश दोनों इंक्लूड है। इसके अंदर क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट पे जाए तो इसके अंदर क्या करेंगे? जितनी हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, जितनी हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, सब बार 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 इसके ऊपर क्यों फोकस कर रहे हो? क्योंकि बच्चों अकाउंटिंग रेशियो में काम आएगा। जो भी हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है इसको हम कर देंगे प्लस, जो भी हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, पी एंड एल में तो वैसे ही माइनस करेंगे ना एक्सपेंस को, उसको कर देंगे माइनस। बात क्लियर है? और जैसे ही आप ये काम करोगे, एरो इस साइड से हटा के इस साइड लगा, फिर आपको ये आ जाएगा। बात क्लियर? अब मुझे यदि मुझे इससे कूद कर यदि मुझे इस जगह से यदि मुझे इस जगह पर आना है तो मैं कैसे आऊंगा? यदि मुझे इस जगह पर आना है तो मैं कैसे आऊंगा? मैं बता देता हूँ, देखो सुनो, मेरी बात सुनो। यदि मुझे इस जगह से इस जगह आना है, मैं कैसे आना है? मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। देखो, जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैश में आया, इसमें डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन खर्चा होता है, माइनस हो गया।
फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है, पी एंड एल के अंदर सारी इनकम तो प्लस होती है ना, हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट से चल रहे हैं, हम यहाँ से नहीं चल रहे, हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट से चल रहे हैं यहाँ की ओर, सारी इनकम प्लस होगी, आइदर ऑपरेटिंग हो नॉन ऑपरेटिंग हो, नॉन ऑपरेटिंग तो आ ही गया, नॉन ऑपरेटिंग सारी इनकम होती है प्लस, और जितने भी एक्सपेंस है सारे एक्सपेंस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। बात क्लियर है, हम यहाँ पर आ गए। अब यदि मैं उल्टी बात करूँ, हमें यहाँ से इधर पहुंचना है, हमें यहाँ से इधर पहुंचना है, तो हम कैसे पहुंचेंगे सर, हम यहाँ से इधर कैसे पहुंचेंगे, हम पहुंचेंगे कैसे, मैं बताता हूँ आपको, हम यहाँ पे पहुंचेंगे, जितना हमने एक्सपेंस माइनस करा है वो एक्सपेंस क्या करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जो हमने इनकम क्या करी प्लस करी है, इस इनकम को करेंगे माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। आई थिंक मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ये काम ही तो हम इधर करेंगे, और जैसे हमने ये करा हम यहाँ पे पहुंच गए, बात क्लियर, जैसे हमने ये काम करा हम इस पॉइंट पे यहाँ पर आ गए, क्लियर। अब इसके अंदर क्या नॉन कैश आइटम माइनस हुआ होगा, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, अब इसको क्या करेंगे प्लस कर लेंगे, प्लस डेप एंड अमोर्टाइजेशन, डेट्स ऑल। यदि मैं उल्टी साइकिल चलाऊं तो कैसे, आपके पास आप यहाँ पर खड़े हो, आपको ये वाली फिगर लेके आनी है, तो आप क्या करोगे, ये तो करोगे, सारे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो ऑलरेडी माइनस हो चुके थे सारे खर्चे, उन सारे खर्चों को क्या करोगे, प्लस करोगे, एड बैक करोगे, और जो इनकम आपने जोड़ी थी उस इनकम को क्या करोगे, माइनस कर दोगे, तो आप इस जगह आकर क्या होगे, खड़े हो जाओगे। बात क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई है, एक्सक्यूज ये मी। मैंने काम कर दिया। अब जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैश में आया है ना, यही हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का लास्ट वो आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट का नाम दिया जाएगा, आप लिख लो इसके अंदर ही, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ये आपको बोलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होगा ना, वो आपका स्टार्ट होगा इस पॉइंट से, इस जगह से कैश फ्लो स्टार्ट होगा, ये स्टार्टिंग होगी कैश फ्लो की, ये स्टार्टिंग होगी, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होता है ना उसमें स्टार्टिंग यहाँ से होगी। बात क्लियर है, देन हम चलते 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 थे इस जगह पर आ जाएंगे, ये हमारा आ गया। बात क्लियर हो गई, ऐसे ही हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को क्या करेंगे, सीखते हुए चलेंगे। क्लियर हो गया इतना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, क्लियर है। फिर वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट करा जाएगा, फिर आगे मूव ऑन हम करते चलेंगे। अब देखो एक चीज और बता देता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है वो जनरली कैसे आता है, इसी चार्ट में ही लोकेट करते चलिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आता है सर, ऑपरेटिंग इनकम में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस हट जाए तो वो आता है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। वेरी गुड, जो ऑपरेटिंग इनकम से हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस हट जाए तो वो हमारा आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हाँ, आप देखो मैंने क्या कहा, रियल लाइफ में आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसको बोलोगे, देखो आप जो इधर जा रहे हो, आप जो इस पॉइंट पर जा रहे हो, देखो मैं आपको मार्किंग करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। देखो आप जब भी क्वेश्चंस करोगे, देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा ये वाला होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा ये वाला होगा, ये तो हम जो कर रहे हैं ना ये वाला काम, तो ये होगा वास्तविकता हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ अंदर, ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। लेकिन जो ये हम काम कर रहे हैं ना ये वाला, मैं इसको और हाईलाइट कर, इसको अलग से हाईलाइट करता हूँ सबको और अच्छे क्लियर हो। जो हम ये वाला काम कर रहे हैं ना, जो ब्लैक पे ब्लैक के दिखेगा, इसको रेड से कर देता हूँ, जो हम ये वाला काम कर रहे हैं इस जगह पर आ रहे हैं, ये बेसिकली हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए बना रहे हैं। ये काम हम जो कर रहे हैं ना, ये हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए कर रहे हैं, कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर वो आइटम आते हैं जिसमें कैश होता है। लेकिन वास्तविकता में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा ये हमारा एक्चुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, हम यही लेते हैं हर जगह, सिर्फ हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में ही ये लेते हैं, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश रिकॉर्ड करता है। लेकिन इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर नॉन कैश आइटम भी शामिल है। कैश आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जब भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट यूज करा जाएगा आप यही यही यूज करोगे आप हमेशा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यही है। ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है सिर्फ हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के चक्कर में निकाल लें, अदरवाइज ऑपरेटिंग प्रॉफिट सिर्फ यही है। बात क्लियर है, कोई दिक्कत? अच्छा, अच्छा मैं समझ गया आपका डाउट किधर आ रहा है, आपका डाउट इधर आ रहा है, तो एक काम करो, जो मैंने ये फॉर्मूला लिखा है इस फॉर्मूले को यहाँ से हटा दो, इस फॉर्मूले को आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, चाहो तो ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है ना, अब सही है, अब सही है। ये फॉर्मूला मैंने ही उल्टा लिख दिया था, इसको यहाँ से हटा दो, इसको रफ कर देता हूँ इस जगह से, इसको इस जगह से रफ कर देता हूँ मैं पूरा, इसको आप इस जगह उठा के लिख दो, क्लियर है, इसको अब इस जगह लिख दो, ये आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। ये सिर्फ आप कैश फ्लो, ये सिर्फ आप कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए कर रहे हो और कुछ भी नहीं। ये जो निकाल रहे हैं सिर्फ
कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए निकालने, और कहीं पर भी इसका यूज नहीं होगा। सब जगह जो यूज करा जाएगा वो इसका करा जाएगा। बताइए क्या इतना क्लियर है? जिसका डाउट आया है क्या उसको क्लियर हो गया ये? कल हमने इलस्ट्रेशन 2 स्टार्ट किया था लेकिन हमने पूरा नहीं किया था टाइम की शॉर्टेज के कारण, इसलिए आज मैं पहले इलस्ट्रेशन 2 ही डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। जैसे कि आप लोगों को बैलेंस शीट पढ़ना आता ही है, सब बैलेंस शीट में याद रखो, बैलेंस शीट के अंदर इधर पूरी बैलेंस शीट नहीं है, लेकिन जो भी है आपको वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है ना? अब देखिए शेयर होल्डर्स फंड के अंदर पहला हेड क्या है? शेयर कैपिटल। जब भी शेयर कैपिटल के अंदर जो भी इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, ये हमेशा किसका पार्ट होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। ध्यान देना ये प्रीवियस ईयर है और ये करंट ईयर है। अब देखिए अब क्या है? शेयर कैपिटल बढ़ रही है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये आपका किसका पार्ट होगा? ये आपका पार्ट हो जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का। क्लियर है? अब देखिए दोबारा चेक करिए रिजर्व एंड सरप्लस को। अब रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ तो रहे हैं, रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ तो रहे हैं। अब आप ये देखिए, अब आप ये देखिए रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ क्यों रहे हैं? देखते हैं, अब हम इस चीज को डिस्कशन करते हैं इस चीज के ऊपर भी। इसका नोट नंबर है 1। नोट नंबर कौन सा है? 1। काइंडली मूव करते हैं नोट नंबर 1 की ओर। देखिए 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 नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 किसका है? रिजर्व एंड सरप्लस का। जो रिजर्व एंड सरप्लस है ओपनिंग एरा और क्लोजिंग एरा, ये फिगर है ओपनिंग 31/18 की, और ये क्लोजिंग, या फिर इसको प्रीवियस ईयर बोलो, इसको करंट ईयर बोलो, कुछ भी बोल लीजिए, कोई इशू नहीं है। यही तो हो रहा है 2,20,000 3,30,000, यही तो हो रहा है 2,20,000 3,30,000 हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं ऐसे? कारण क्या है? एक तो भाई जनरल रिजर्व बढ़ गए हैं। जनरल रिजर्व कितने से बढ़ गए सर? ये 40,000 से बढ़ गए। ये क्या है? अप्रोप्रिएशंस। ये क्या है आपका? अप्रोप्रिएशंस। देखिए और ये कितने से बढ़ा है सर? ये बढ़ा है 2,10,000 से। देखिए मैं आपको बताता हूँ इस चीज में और। देखिए डिस्कशन करते हैं इस चीज के ऊपर। ये कितने से बढ़ा है सर? ये बढ़ा है 40,000 से। कितने से बढ़ा है? 40,000 से। क्लियर है? और ये कितने से बढ़ा है सर? ये बढ़ा है 70,000 से। बात क्लियर है? बिल्कुल अच्छे से समझना, कॉन्सेप्ट समझना। देखो मैंने क्या कहा, ये क्या? सरप्लस डेट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। मैं लिंक करवाने के लिए आपको शीट पर लेके चल रहा हूँ, बिल्कुल शीट पे, उसी शीट पे चल रहे हैं हम लोग वापस, जिससे और अच्छा लिंक हो हमारे साथ। देखो लिंकेज अच्छी होगी तो मजा आएगा पढ़ने में। देखो शीट दिखाई दे गई। अब हम ये, हमें ये वाली फिगर गिवन है, मतलब कि हमें अब जो फिगर गिवन है वो ये वाली गिवन है इस जगह की। क्लियर? हमें जो फिगर गिवन है वो कहाँ की गिवन है? वो गिवन है हमें इस जगह वाली, ये वाली फिगर गिवन है, ठीक है। लेकिन लेकिन डिफरेंस क्या है? हमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों गिवन है, तो अब हम क्या करेंगे? जो क्लोजिंग और ओपनिंग का जो डिफरेंस है, क्लोजिंग ज्यादा है और ओपनिंग कम है, तो वो आपका प्रॉफिट हो गया, वो हमारा ये वाला आ गया प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट के अंदर सारा एप्रोप्रिएशन, अब हम हमें क्या करना है? इस प्रॉफिट से इस जगह पर पहुंचना है, तो अब हम क्या करेंगे? जितना भी एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन जैसे कि कौन सा होता है? जनरल रिजर्व हो गया, डिविडेंड हो गया, ये सब क्या हमारा एप्रोप्रिएशन तो रिजर्व में हमने ट्रांसफर कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे? जितना हमने रिजर्व में ट्रांसफर किया उसको क्या करेंगे? अब हम ऐड बैक कर देंगे। बात क्लियर हो गई? मैं दोबारा आपको बताता हूँ, हमारे पास जो फिगर गिवन है वो प्रॉफिट की गिवन है, बैलेंस शीट वाली, मतलब ये वाली एक फिगर गिवन है। लेकिन ये वाली फिगर डायरेक्टली नहीं निकलती। ये कैसे निकलती है? ये निकलती है क्लोजिंग। देखिए मैं क्या बता रहा था, ये वाली जो फिगर होती है, ये जो फिगर है ये कौन सी फिगर है सर? ये फिगर निकलेगी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। आप चाहो तो अपने इसी चार्ट के अंदर ये लोकेट कर लो कि कैसे निकलेगी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ, चाहते तो लिख लो क्लोजिंग बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, मेरे पे स्पेस नहीं है तो मैंने लिख लो क्लोजिंग बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल माइनस ओपनिंग बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। इससे ये वाली फिगर निकलेगी। बात क्लियर है? अब जो ये वाली फिगर होगी नेट प्रॉफिट आफ्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स टैक्स एंड एप्रोप्रिएशन, ये कैसे निकली? क्लोजिंग बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल माइनस ओपनिंग बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। बाकी ये निकल जाएगा। इसके जितने भी एप्रोप्रिएशन जैसे जनरल रिजर्व, डिविडेंड, आप चाहते ऐसे एग्जांपल देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्लोजिंग बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल माइनस ओपनिंग बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। इनसे ये निकल जाएगा, इनके डिफरेंस से। यदि प्लस है तो प्रॉफिट है, यदि माइनस, यदि नेगेटिव आएगा तो आपको लॉस है। इतना आपका इतना हो जाएगा, फिर इसमें सारे एप्रोप्रिएशन सबका एडजस्टमेंट करोगे। तो वापस क्वेश्चन पर आ रहा हूँ आप लोगों के साथ।
देखिए, अब देखिए क्वेश्चन के अंदर मेरे पास क्या है सर। क्वेश्चन के अंदर मेरे पास जो है वो 80,000 और 120 है। और क्या है मेरे पास, पहले मैं इसको देखता हूँ। मेरे पास क्या है, ये सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। अब देखिए मुझे अब वो वाली फिगर निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं क्या करूंगा, अब मुझे कोई बताएगा आप में से? अब आपको करना क्या चाहिए? अब मुझे क्या करना चाहिए? क्लोजिंग 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 में से ओपनिंग माइनस करके देख लो एक बार। यदि प्रॉफिट आएगा तो प्लस में आ जाएगा, और लॉस आएगा तो माइनस है। क्लोजिंग 2,10,000 आएगी, माइनस 1,40,000। ये कितना गया? 70,000। जो ये 70,000 आया, कौन सा आया है? मुझे कोई बता पा रहा है 70,000 ये क्या है? बताओ, ये 70,000 को क्या नाम दूं मैं? नेट प्रॉफिट? बोलो। नेट प्रॉफिट आफ्टर, क्या नाम देना है मुझे इसको? नेट प्रॉफिट आफ्टर एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम। वेरी गुड। आफ्टर एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स, टैक्स एंड ऑल एप्रोप्रिएशन। बात के लिए ये आ गई मेरी फिगर 70,000। अब मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा? 40,000 एप्रोप्रिएशन जो मैंने माइनस किए थे, इसको मैं क्या करूंगा? एड बैक करूंगा। कितना आ गया? 1,10,000 आ गया। ये वही फिगर आ गई। ये कौन सी फिगर है सर? ये नेट प्रॉफिट बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन। ये वही फिगर है जो वास्तविकता में आपके पी एंड एल में आई होगी। पी एंड एल अकाउंट के अंदर ये फिगर आई होगी आपके। मेरी बात समझ में आ रही है? जो पी एंड एल के अंदर ये वाली फिगर आई होगी। एक चीज बताओ, जितनी भी एप्रोप्रिएशन होते हैं ज्यादातर आपको यहीं पर ही दिख जाएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। ये पी एंड एल के अंदर गई होगी। क्लियर है? इसी के बाद में डिस्कशन करेंगे टाइम लगाकर। पहले ये बताइए क्या इतना क्लियर हो रहा है? एक बार मुझे ये बताइए, क्या ये समझ में आ गई ये वाली फिगर कैसे निकली है? सब लोग बताइए मुझे एक बार। इतना क्लियर हो गया? अब देखो, अब समझ में आ रहा है? मजे आ रहे होंगे पढ़ने में आप लोगों को। अब आपको समझ में भी आ रहा होगा। जब घर पे कर रहे होंगे तो मेरे को पता है डाउट आ रहे होंगे। हमने ये वाला भी पॉइंट सॉल्व कर लिया। वेरी गुड। क्लियर है? अच्छा। ओके। इसके बाद अब हम बात करेंगे करेंट लाइबिलिटीज की। देखो, करेंट लाइबिलिटीज और करेंट असेट ये सब वर्किंग कैपिटल के पार्ट होते हैं। वर्किंग कैपिटल क्या होता है सर? वर्किंग कैपिटल होता है करेंट असेट माइनस करेंट लाइबिलिटी। तो इसका इम्पैक्ट, जो करंट लायबिलिटी होती है, इसका इम्पैक्ट भी हम कहाँ पर लेंगे? इसका जो इम्पैक्ट होगा वो सब हम कहाँ पे ले लेंगे? ज्यादा ऑपरेटिंग के अंदर ही हम इसका क्या करेंगे? इम्पैक्ट ले लेंगे। इसका इम्पैक्ट कहाँ लेंगे? ऑपरेटिंग के अंदर ही इसका इम्पैक्ट ले लेंगे। बात की बाद में देखेंगे। बात क्लियर है? अब आप इसको लीव करिए, ऑपरेटिंग में जाएगा, बस ये याद रखिए, ऑपरेटिंग में जाएगा। अब देखिए, ये पिछले साल 55,000 अब बढ़कर 40,000 हो गया है क्या? नोट नंबर 2 पे चलते पहले अब हम लोग, ये है क्या वास्तविकता में? ये बैंक ओवरड्राफ्ट है। ये क्या है मेरा? बैंक ओवरड्राफ्ट। अब देखिए, अब और सस्पेंस देखिए। अब और देखिए, मतलब कि मैं आपको क्या समझाता हूँ। सॉल्यूशन पे आते हैं एक बार। देखिए और चीज मैं आपको दिखाऊं। इनने सिर्फ इतना ही निकाला है? अच्छा चलो कोई बात नहीं। देखिए, अब ये अब ये क्या है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। अब ये ऑपरेटिंग में नहीं जाएगा। अब ये किस में जाएगा सर? अब ये जाएगा फाइनेंसिंग में। ये किस में जाएगा? फाइनेंसिंग में। क्यों जाएगा? क्योंकि सर इसके अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट हमेशा फाइनेंसिंग का पार्ट होता है। मैंने आपको बताया था बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश का फाइनेंसिंग का पार्ट होता है। अब मेरी बात यहीं पे गलत होगी। अब मैं अपनी बात को और मॉडिफाई करूंगा। देखो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है। लेकिन लेकिन ये क्या सोर्सेज, ये क्या भली सोर्स, ये क्या सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, मतलब कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ये फाइनेंसिंग में जाएगा। अब जो ट्रेड पेबल्स है ये ऑपरेटिंग में जाएगा। जो अदर करेंट लायबिलिटीज है इसके बारे में कोई बाइफर्केशन नहीं है, तो ये भी ऑपरेटिंग में जाएगा। अब जो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये भी ऑपरेटिंग का पार्ट है। जो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स होती है, बोरिंग सारी किसका पार्ट होती है? सब बोरिंग्स होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट। बोरिंग किसका पार्ट होती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट। इसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे पूरा टाइम लगाकर, अभी कोई डिस्कशन नहीं कर रहे। अब देखिए इधर आ जाइए असेट की ओर। जितना समझ में आ गया उतना ठीक है। अब आप असेट की ओर आइए। अब देखिए, असेट क्या है? ओहो, असेट क्या बढ़ रही है? देखना, कोई एडजस्टमेंट दे रखी है क्या? एडजस्टमेंट तो असेट के रिगार्डिंग तो कोई भी नहीं है। एसेट के रिगार्डिंग क्या है? कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। सिर्फ एक एडजस्टमेंट है, वो बाद में देखेंगे, प्रपोज डिविडेंड की। अभी क्या असेट क्या है? बढ़ रही है। अब मैं क्या मानूं? असेट मेरी बढ़ रही है तो मैं क्या मानूं? मैंने और असेट क्या कर ली? खरीद ली। मैंने क्या कर ली? असेट खरीद ली। ये किस में जाएगा? असेट यदि मेरी बढ़ रही है तो वो किस में जाएगा सर? वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट रहेगा। वेरी गुड।
यहाँ से ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, तो ये सब कहाँ जाएगा सर? ये सब आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर जाएगा। वेरी गुड, क्लियर है? ओके, अब जो भी बढ़ रहा है ये आपका क्या होगा? कैश का आउटफ्लो। बात क्लियर? तो कैश नेगेटिव आएगा, तो इस वजह से क्या होगा? आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। इस वजह से आपकी इन्वेस्टिंग जो एक्टिविटीज होगी वो हो जाएगी नेगेटिव। बात क्लियर है? अब हम बात करें करंट एसेट। ये करंट एसेट कहाँ जाएगा? ये ऑपरेटिंग में जाएगा। कैसे जाएगा बाद में देखेंगे। बताइए, क्या ये क्वेश्चन ऊपर ऊपर से समझ में आ गया है या नहीं आया? कोई डाउट है, कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में तो बताइए आप लोग। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। मैंने क्या करा, क्लोजिंग में से ओपनिंग हटाया, ये आ गया। फिर मैंने सिर्फ अभी रिजर्व का एडजस्टमेंट बता दिया, एप्रोप्रिएशन है, बाकी जो डिविडेंड है वो बात की बात देखेंगे। इतना इस क्वेश्चन को यहीं पर ही हम रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव ऑन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3 तो नहीं करेंगे अभी, 3 तो थोड़ा ऑपरेटिंग एक्टिविटी को बिलोंग करेगा। अब आप लोग वैसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन कर सकते हो, ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 4 के अंदर भी, ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 ट्राई कर सकते हैं, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग दोनों है। ठीक है, इलस्ट्रेशन 4 ट्राई करते हैं। पढ़ लीजिए, हमें क्या करना है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है, कैश फ्लो और इन्वेस्टिंग निकालना है। आपको मोटा मोटा आइडिया तो लग ही गया है कि हम कैसे करेंगे क्वेश्चन। देखिए, अब देखो, ये क्या दे रखा है? सरप्लस, दैट इज बैलेंसिंग स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग। पहले आपको ईयर देखना पड़ेगा। देखो पिछले क्वेश्चन में ये क्लोजिंग थी, ये ओपनिंग थी, अब उल्टा हो गया है। अब देखो, अब ये क्या हो रहा है मेरा? मुझे क्या करना है? प्रॉफिट निकालना है। कैसे निकलेगा सर? 2 लाख में 50 से माइनस करो तो 1,50,000 आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन। सारे एप्रोप्रिएशन, सारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, सारे टैक्स के बाद जो नेट प्रॉफिट आई आ गया 1,50,000। क्या हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये लेकर जाएंगे? नहीं, अभी हम इसमें क्या करेंगे? एडजस्टमेंट करेंगे। बात क्लियर है? अब जो टैक्स है, टैक्स का एडजस्टमेंट करा जाए, कैसे करना है? इसके लिए हम पूरा टाइम अलॉट करेंगे, स्पेसिफिक टाइम अलॉट करेंगे, अभी कुछ नहीं करेंगे इसके लिए। इसके अंदर बस आपको मैंने बेसिक बता दी, ये पढ़ना कैसे एडजस्टमेंट करेंगे बाद में सीखेंगे। अब देखिए ट्रेड पेबल्स, ये क्या होगी? मेरी करेंट लायबिलिटी। ये क्या होगी? मेरी करेंट लायबिलिटी। तो इसका एडजस्टमेंट कहां पर करेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर, वर्किंग कैपिटल के अंदर एडजस्टमेंट करेंगे। ये मेरा करंट एसेट हो गया, इसका एडजस्टमेंट में क्या करूंगा? वर्किंग कैपिटल में करूंगा। लेकिन ये दोनों जो दे रखा है ना पॉइंट, ये वाला, ये दोनों क्या होगा? मेरा इन्वेस्टिंग फिक्स्ड एसेट है, उसके ऊपर एक्टिविटी डेप्रिसिएशन होगी मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और नीचे देखिए, नीचे कुछ और भी दे रखा है, टैक्स पेड। ये टैक्स पेड वाला एडजस्टमेंट भी हम क्या करेंगे? ऑपरेटिंग में करेंगे। बस अब ये आइडेंटिफाई कर पाओ, ये ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है। ये इन्वेस्टिंग हो, और जो ये पॉइंट है ना सेकंड वाला, ये आपका इन्वेस्टिंग हो गया। बताइए, अब आप ये देखिए सेकंड जो पॉइंट है, एक मशीन है जिसकी कीमत 40,000 है, जिसकी बुक के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10,000 रुपए की। ठीक है, 40,000 की मशीन है जिसकी बुक में वैल्यू 10,000 रुपए, उसको हमने 4,000 के मुनाफे में बेच दिया है। मतलब कि हमने कितने बेचा होगा? हमने 14,000 में बेचा होगा। मैं दोबारा पूरा बताऊंगा आपको, दोबारा बताऊंगा। एक मशीन है जिसकी कीमत है 40,000, मतलब कि जैसे ये मेरी ओपनिंग फिगर है, ये मेरी 4,25,000 की ओपनिंग हो गई, और इस पे क्या है? 2,12,500 का डेप्रिसिएशन है। बात की देर, एक मशीन है उसकी वैल्यू है 40,000। इस 4,25,000 में से एक मशीन है, उसकी वैल्यू है 40,000 रुपए की। बात क्लियर है? इस 40,000 की जो मशीन है उसकी बुक के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10,000 रुपए। उन हमने उसको बेचा 4,000 के प्रॉफिट में। अब देखिए सॉल्यूशन पे चलते हैं, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। इधर बना होगा आपके पास फिक्स एसेट अकाउंट, वेरी गुड। देखो, बिल्कुल आराम से समझना। देखो, ओपनिंग एरा टू बैलेंस बीडी, और क्लोजिंग एरा बाय बैलेंस सीडी। बात क्लियर है? अब देखते चलना बिल्कुल शांति से। ओपनिंग टू बैलेंस सीडी 4,25,000 और 4,66,000 क्या है? क्लोजिंग बैलेंस आ गया। वेरी गुड। उसके बाद बिल्कुल ध्यान से चलिए, वापस चलिए। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ओपनिंग 2,12,500 और क्लोजिंग है 2,20,000। ठीक है, 2,12,500 और 2,20। ओपनिंग हुआ तो क्रेडिट में आएगा, क्लोजिंग हुआ तो डेबिट में आएगा। ये भी बनना होगा। देखो 2,12,500, 2,20,000, ये भी हो गया। वेरी गुड। अच्छा एक चीज देखिए, क्वेश्चन के अंदर एक चीज ध्यान दीजिए, गौर करिए क्वेश्चन के अंदर। अभी मैंने आपको एक बात बोली,
उसी अपनी बात को मॉडिफाई करूंगा वापस से। जैसे मशीन है 40,000 की कीमत है उसकी, लेकिन मशीन की कीमत 40,000 की, बुक में आ रही है 10,000 की, और मैंने 4,000 के मुनाफे पे बेची है। मैंने कितने में बेची होगी, अब वो निकालेंगे अब हम इसमें बैठ के। पहले देखो मैं दोबारा रिपीट करूंगा मैंने क्या बोला है आप लोगों से। देखो सीधे इस पे आइए, ओपनिंग बैलेंस आ गया। अब यदि प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन सेल ऑफ असेट, वो इधर आ गया प्रॉफिट। बात क्लियर है, बात क्लियर है। अब देखिए मैंने क्या कहा आपसे, बिल्कुल ध्यान से समझिए। एक मशीन है जिसकी कीमत है 40,000 रुपए की, हमने बुक में 10,000 की जगह रखी है, मतलब बुक की जो हमारी बैलेंस शीट आ रही है ना उसमें 10,000 की कीमत है। उसको हमने 4,000 के मुनाफे पे बेची, मतलब मैंने कितने बेची होगी, सिर्फ 14,000 में मैंने उस मशीन को क्या करा होगा, बेचा होगा, तभी तो मेरे पास बुक के अकॉर्डिंग 4,000 का मुनाफा आया है। बताइए क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को। दोबारा सुनिए इस चीज को, दोबारा सुनिए। मैंने एक असेट बेची है, उस असेट की कीमत 40,000 आ रही है बुक के अंदर, बुक के अंदर कितनी कीमत आ रही है, 40,000 की। बात क्लियर है। उसको मैंने 10,000 के, देखो मतलब कि बुक के अंदर भी 10,000 की कीमत है, लेकिन उसकी वास्तविक कीमत है 40,000 रुपए की। 40,000, देखो जो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कंफ्यूजन हो गया होगा। सुनो, एक असेट है 40,000 की, बुक के अंदर उसकी कीमत है 10,000 रुपए की, और 10,000 की असेट को मैं 4,000 का प्रॉफिट जोड़कर बेच दिया है, दैट इज 14,000। 4,000 का प्रॉफिट इधर आ गया, दैट इज दिस। क्लियर है। अब देखिए बिल्कुल आराम से चलिए, अब देखो बिल्कुल आराम से देखते चलना। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए बिल्कुल आराम से पिन ऑफ साइलेंस होकर समझने की कोशिश करना, समझ में आएगा। देखो बिल्कुल ध्यान से वापस इसी पे चलते हैं। एक मशीन है जिसकी कीमत है 40,000 रुपए की, बुक के अंदर वैल्यू आ रही है 10,000 रुपए की, और उसको हम बेच रहे हैं 4,000 के प्रॉफिट में, मतलब 14,000 में बेच रहे हैं। बात क्लियर है। ओपनिंग फिक्स्ड एसेट का गिवन है, इसका भी गिवन है, डेप्रिसिएशन इसका भी गिवन है, एक्यूमुलेटेड ओपनिंग और क्लोजिंग। हम ओपनिंग बैलेंस लिया है उठाकर, और क्लोजिंग हमने रख दिया है इधर। अब देखिए हमने क्या करा, हमने क्या करा, फिर इधर हम असेट बेचे, वो हमने इधर वैल्यू डाल दी, जो भी प्रॉफिट है वो हमने इधर डाल दिया। अब देखिए, अब ये कह रहा है बुक के अंदर जो असेट आ रही है, अब अब मशीन कॉस्टिंग 40,000, एक मशीन है जिसकी कीमत है 40,000। बच्चों ध्यान देना, मेथड है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या बताइए इस 40,000 के अंदर डेप्रिसिएशन माइनस होगा या नहीं होगा, मतलब कि 40,000 के अंदर डेप्रिसिएशन माइनस हुआ होगा नहीं हुआ होगा। सर नहीं हुआ होगा। क्यों नहीं हुआ होगा, क्योंकि सर सारा डेप्रिसिएशन तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर ही तो आता है। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया जाता है तो डेप्रिसिएशन इंडिविजुअल चार्ज नहीं होता है, डेप्रिसिएशन सारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर क्या होता है, शामिल होता है। मतलब कि 40,000 की जो वैल्यू वो तो बुक वैल्यू है। मतलब 40,000 की जो वैल्यू है ना विदाउट डेप्रिसिएशन है, बुक के अंदर 10,000 वैल्यू आ रही है, मतलब कि 30,000 रुपीज का क्या है इसके ऊपर, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बोलिए इतना समझ में आया। 40,000 की इसकी ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल, क्योंकि इधर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड यूज करा जा रहा है। जब भी ये मेथड यूज होता है डेप्रिसिएशन, तब फिक्स एसेट में चार्ज करी जाती है जब असेट बिकती है। असेट अब बिक रही है, मतलब कि जो 4,25,000 में से 40,000 की एक मशीन है जिसके ऊपर 30,000 का डेप्रिसिएशन लगे, तभी वो 10,000 की बची है बुक के अंदर। बोलिए क्या इतना समझ में आ गया। 40,000 की असेट है, 30,000 का डेप्रिसिएशन लग रहा है, तब भी वो 10,000 की बची, 30,000 का डेप्रिसिएशन अलग से दिखाई नहीं रहा क्योंकि वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर शामिल है। अब ध्यान से देखिए, यदि मैं डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करूंगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यदि मैं फिक्स एसेट में ट्रांसफर करूंगा, तो एंट्री क्या होगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। अब देखिए, अब फिक्स एसेट के अंदर क्या होगा, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर टू फिक्स असेट, ये आ गया। बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत, इतना समझ में आ गया। वेरी गुड। अब देखिए ये आप जैसे आपने ये पूरा अकाउंट फिल कर लिया, अब जो बच रहा है, अब जो बच रहा है ये हो गया आपका करंट ईयर का डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर। क्लियर है, ये आपका बैलेंसिंग फिगर, इतना डेप्रिसिएशन इस साल और चार्ज करा जाएगा जैसे ये हो गया अकाउंट क्लोज हो गया। क्लियर है। अब देखिए आप लोग, जैसे हमने ये काम करा, ये कर लिए, ये कर लिए, ये कर लिए, ये कर लिए, अब इधर टोटल करने बैठे, अब इधर यदि इधर बैलेंस बच रहा है तो ये आपका क्या होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, परचेज। आपने क्या करा, असेट क्या कर दिए, परचेज कर लिए। बताइए क्या इतना क्लियर हो गया। अब देखिए यदि मैं इन्वेस्टिंग बनाऊं, 14,000 रुपीज तो आ रहे होंगे सेल से, और यदि
इसमें मैं ये देखूँ, ये परचेज करिए 81,000 के होंगे, मेरे पास से जा रहे होंगे इसके अंदर। बोलिए क्या इतना क्लियर है आप लोगों को? बताइए क्या फिक्स एसेट अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लियर है आप लोगों को? जल्दी से रिस्पॉन्ड करिए, मैं आगे मूव ऑन करूंगा। फिर वापस क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, इतना सबको क्लियर हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन क्या था। सरप्लस तो हमने निकाल लिया, अब जो भी एडजस्टमेंट होगा एडजस्टमेंट हो जाएगा। हमने इन्वेस्टिंग भी सीख लिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हिंट करवाता चलूं, देखो ये कैसे निकालना है। देखो क्लोजिंग में से मैंने ओपनिंग माइनस किया, मैंने यही तो किया मैंने भी, लेकिन अभी मैंने आपको टैक्स कैसे निकालना है मैंने अभी आपको ये नहीं बताया है, इसलिए मैं आपके साथ ये अभी एडजस्टमेंट नहीं करता। जब मैं आपको ये सिखा दूंगा तो हम इसकी भी एडजस्टमेंट करना शुरू कर देंगे। 1,50,000 से ये आ गया हमारा इतना। टैक्स नहीं सीखा है इसलिए मैं इसको माइनस नहीं कर रहा, अभी आपका माइनस है प्लस जो भी हो। इतना क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव ऑन करिए, इलस्ट्रेशन नंबर 5। ये सुन लीजिए ध्यान से, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पूरा टॉपिक हो जाएगा यदि आप ये क्वेश्चन सुन लोगे। सुनिए, इस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास क्या गिवन है, हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालनी है, ठीक है। सब इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर डिवेंचर सब ठीक है, सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी के पार्ट है, ठीक है। देख लेंगे ये क्या कह रहा है। ये क्या कह रहा है, ऊपर ऊपर से निगाह तो मार ही लें। करेंट ईयर और प्रीवियस, सॉरी सॉरी, ओपनिंग वो प्रीवियस ईयर और क्लोजिंग, इसको ओपनिंग बोलो इसको क्लोजिंग बोल लो। गलती बार बार हो जाती है कि ईयर ये शफल करते हैं, कभी पहले कभी बाद में, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, इक्विटी शेयर सर 2 लाख से बढ़ रहे हैं, ये तो हो रहा है, प्लस हो रहे हैं 2 लाख से। इसमें क्या हो रहा है, प्रेफरेंस शेयर कम हो रहे हैं 2 लाख से। ऐसा क्यों सर, क्या प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट कर दिया है क्या? क्या प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट हो गया जो 2 लाख से कम हो रहे हैं? देखना पड़ेगा, क्वेश्चन बताएगा क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन बता देगा क्या हो रहा है, अदरवाइज हम मान लेंगे पेमेंट कर दिया। क्वेश्चन कुछ ना कुछ तो बताएगा ही बताएगा। अब डिवेंचर हमने, अच्छा डिवेंचर से पैसे ले लिए 1 लाख रुपए के, ठीक है। मतलब कि इतना हमने पढ़ा, हमने कहा कि 2 लाख के तो शेयर इश्यू करे हैं और 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर रिडीम करे हैं, मतलब प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट करे 2 लाख रुपए से, ठीक है, तभी तो प्रेफरेंस शेयर खत्म हो गए। और हमने डिवेंचर से पैसे उठाए 1 लाख रुपए का, ये हो गया, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप चलते चलेंगे। इक्विटी शेयर इश्यू करा गया है, इक्विटी शेयर वर इशूड, इक्विटी शेयर वर इशूड, वही तो कह रहा है 2 लाख से बढ़ रहे हैं, मतलब कि 2 लाख के शेयर, मतलब 2 लाख से शेयर बढ़ रहे हैं, इतने शेयर हमने क्या करे, इशू करे हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, एट अ प्रीमियम ऑफ 15%, हमने 15% के प्रीमियम के साथ शेयर क्या करे हैं, इशू करे हैं, ठीक है। इस चीज को देखेंगे आगे हम। एक बार क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं ऊपर ऊपर से। हमने शेयर इशू करे हैं 2 लाख रुपए, शेयर तो दिखाई देगा, 2 लाख के शेयर इशू करे हैं हमारे पास आगे बैलेंस शीट के अंदर। इस पे प्रीमियम है 15% का, ठीक है ना। उसके बाद, उसके बाद इस पे अंडर राइटिंग कमीशन भी पे करा जा रहा है, ठीक है। ये भी फाइनेंसिंग का पार्ट है, अंडर राइटिंग कमीशन शेयर के ऊपर दिया था, ये भी क्या है, फाइनेंसिंग का पार्ट है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि हम प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर रहे हैं। जो मैंने एनालिसिस आपको ऊपर बताई थी ना, देखो इशू कर रहे हैं, इशू कितने कर रहे हैं, 2 लाख, रिडीम कर रहे हैं, साफ साफ पता चला रिडीम कितने हो रहे हैं, 2 लाख। मैंने क्वेश्चन पढ़ के कह दी कुछ ना कुछ तो हो रहा है, प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट हो रहा है, रिडीम मतलब रीपेमेंट, 5% प्रीमियम के साथ, ठीक है, वेरी गुड। एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, ठीक है। 10% डिवेंचर हम क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, 10%, ओके। मैंने ये तो कहा कि 1 लाख के डिवेंचर इशू कर रहे हैं, ये 1 लाख के इशू कर रहे हैं। डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, माइनस हो जाएगा। प्रेफरेंस प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड पे करे, माइनस हो जाएगा। इंटरम डिविडेंड पे करे इक्विटी शेयर पे, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बताइए ये तीनों पॉइंट तो क्लियर हो गए होंगे। इसमें तो कैश का आउटफ्लो हम पे करेंगे, ये तीनों आपको क्लियर हो गए होंगे, तीनों के होंगे माइनस हो जाएंगे। वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप देखते हुए चल रहे हैं। देखो 10,000, 24,000, 60,000, क्या फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? बताइए क्या फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स पॉइंट क्लियर है? तो मुझे इस पर और बताना है, जल्दी जल्दी मुझे रिस्पॉन्ड करते हुए चलते चलिए। क्या फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड। इतना क्लियर होगी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा, अंडर राइटिंग कमीशन हम पे कर रहे हैं, ये भी एक्सपेंस है तो हम इसको भी क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ये रहा। इतना भी क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब बिल्कुल आराम से सुनना, अब आराम से सुनना, बिल्कुल ध्यान से।
जो इक्विटी शेयर है कितने इश्यू हो रहे हैं सर? 2 लाख हो रहे हैं, लेकिन कितने पर? 15% प्रीमियम पर। 2 लाख तो हो ही रहे हैं। अब जो 15% प्रीमियम है दैट इज 2 लाख प्लस 15% दैट इज 30,000। ये क्या हमारा प्रीमियम, दैट इज प्रीमियम। जो शेयर इश्यू हो रहे हैं वो हो रहे हैं 2,30,000 के। देखो ये तो हो रहे हैं शेयर इश्यू 2,30,000 के। जो प्रेफरेंस शेयर है वो रिडीम हो रहे हैं प्रीमियम पर, मतलब 2 लाख के शेयर 5% प्रीमियम, मतलब 2 लाख प्लस 5%, 2 लाख का 10,000, 2,10,000 की रिडीम। रिडीम मतलब रिपेमेंट, तभी तो हमने क्या करा, माइनस करा। बात क्लियर है? अब देखिए बिल्कुल ध्यान से समझते चलिए, बहुत सुनना पड़ेगा आपको अभी। इस पे क्या है, 10% डिस्काउंट है। 10% डिस्काउंट पर इश्यू हो रहे हैं। 1 लाख का डिवेंचर और डिस्काउंट पर 10% इश्यू है। 10% 1 लाख का 10%, 10,000, मतलब 90,000 पे ये क्या हो रहे हैं, इश्यू हो रहे हैं। ये आपका आ गया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बताइए क्या क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोगों को? बताइए, जल्दी से रिस्पॉन्ड करिए मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव ऑन करते हैं। ये क्लियर हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ये क्वेश्चन। अब आप लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी कर सकते हो, इतने कैपेबल हो चुके हो, ठीक है। काइंडली मूव ऑन इलस्ट्रेशन 6। इलस्ट्रेशन 6 का मूव ऑन करते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि हमें क्या निकालना है, हमें सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालनी है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालनी है। अब तो अब आप लोग एक्सपर्ट हो गए हो। अब आप लोग मुझे हेल्प करना कि इन्वेस्टिंग का पार्ट है फाइनेंसिंग। यदि इन्वेस्टिंग होगा तो आई बोलना, फाइनेंसिंग होगा तो एफ बोलना। मैं पूछता हूँ प्रेफरेंस शेयर, पहला वाला पॉइंट, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? जो फर्स्ट पॉइंट है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? जल्दी से रिप्लाई करते चलिए, आई और एफ में। वेरी गुड, फाइनेंसिंग। सेकंड पॉइंट इक्विटी शेयर कैपिटल, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? वेरी गुड, फाइनेंसिंग। डिवेंचर्स, सो फाइनेंसिंग, वेरी गुड। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये बाद में देखेंगे, इसको बाद में देखेंगे। इन्वेस्टमेंट, 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 श्री इन्वेस्टिंग। गुडविल इन्वेस्टिंग, मशीनरी इन्वेस्टिंग, पेटेंट इन्वेस्टिंग, वेरी गुड। अच्छा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी फाइनेंसिंग का पार्ट ही मानो। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी किसका पार्ट मानो, फाइनेंसिंग का। क्लियर है? तो शेयर इश्यू करने पे वो आया है रिजर्व। अब देखिए, अच्छा थोड़ा और एनालिसिस करते हैं। ये हो गया हमारा प्रीवियस ईयर और ये हो गया करंट ईयर। हम करंट ईयर के कैश फ्लो बना रहे हैं। अब देखिए प्रेफरेंस शेयर क्या हुए हैं, सिर्फ 50,000 से कम हुए हैं। तो किस वजह से हुए होंगे, क्या रीजन हुआ होगा 50,000 से कम होने का? बताइए 50,000 से कम होने का क्या रीजन रहा होगा? सर हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसे दे दिए होंगे। अभी ऊपर ऊपर से देखिए यही लग रहा है ना, प्रेफरेंस शेयर को पैसे दे दिए होंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, इसलिए कम हो गए हैं। जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो और अच्छे से पता चल जाएगा। क्लियर है? शेयर बढ़ गए, शेयर 5 लाख से क्या हो गए और इश्यू हो गए। ओके, लेकिन ध्यान दें जब भी शेयर इश्यू होते हैं तो भैया यदि प्रीमियम आ रहा है तो मतलब कि शेयर प्रीमियम पे इश्यू हुए हैं। देखो प्रीमियम वाली फिगर देखो, ओपनिंग में कुछ भी नहीं था लेकिन अब 50,000 हो गया, मतलब कि शेयर इश्यू हो रहे हैं एट प्रीमियम। शेयर किस पे इश्यू हो रहे हैं, एट प्रीमियम। ध्यान देना है, यदि प्रीमियम बढ़ रहा है और शेयर इश्यू भी हो रहा है तो समझ लो कुछ तो गड़बड़ है। मतलब शेयर इश्यू 5 लाख के जो शेयर इश्यू हो रहे हैं ना, ये एट प्रीमियम हो रहे हैं। 5 लाख के शेयर इश्यू हो रहे हैं एट प्रीमियम। क्लियर है? ओके। ये देखिए डिवेंचर का क्या हो गया सर, डिवेंचर की तो वापसी हो गई। डिवेंचर की क्या हो गई, वापसी हो गई। मतलब डिवेंचर हमने रीपेमेंट कर दी 1 लाख रुपए से, तो ये डिवेंचर 1 लाख से कम हो गया। बाकी हम इसको अभी डिस्कस करेंगे इस चीज को। पहले हम फाइनेंसिंग खत्म करें एक साइड से, देन फिर हम इसको करेंगे। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? वेरी गुड। अब क्वेश्चन पढ़ते क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है डिविडेंड हमने पे करा है इक्विटी शेयर पर। बच्चों एक चीज ध्यान देना, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, प्रेफरेंस किसको दी जाती है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को दी जाती है, इक्विटी शेयर कैपिटल को प्रेफरेंस दी जाती है? पहली बताइए, फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दी जाती है? ए ऑप्शन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बी इक्विटी शेयर कैपिटल। वेरी गुड। सर किसको दी जाती है प्रेफरेंस? सर पहली प्रेफरेंस दी जाती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को। अब क्वेश्चन कह रहा है हमने इक्विटी शेयर को क्या करा, डिविडेंड पे किया है। तो बताइए जब भी क्वेश्चन डिविडेंड इक्विटी शेयर को पे करेगा
इक्विटी शेयर कब डिविडेंड पे करा जाएगा? जब पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करा जाए, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को क्या करा जाएगा? डिविडेंड पे करा जाएगा। हमेशा जब भी क्वेश्चन कहेगा हम इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे कर रहे हैं, तो मतलब कि हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी डिविडेंड पे करा होगा, तभी हम इक्विटी पे पहुंचे हैं। इक्विटी वालों को तब मिलता है जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट हो जाता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिया होगा या बचा होगा, तब हम इक्विटी शेयर पे जा रहे हैं, मतलब हम इक्विटी शेयर को डिविडेंड पे कर रहे हैं। बात क्लियर है? तो ये क्या कहेगा? देखो ये लाइन तो इम्प्लाइड थी, मतलब ये लाइन नहीं भी कहते तब भी इम्प्लाइड होती, क्योंकि देखो बच्चों मैंने क्या कहा, जब हम इक्विटी शेयर को पेमेंट करते हैं तो वो तो इम्प्लाइड है कि पहले प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट होगा तभी तो इक्विटी शेयर को दिया जाएगा। अब ये कह रहे थे कंपनी पेड प्रेफरेंस डिविडेंड आल्सो, यदि नहीं भी लिखता ये लाइन कोई रेलिवेंट नहीं है, ये इम्प्लाइड है, ये नहीं भी लिखेगा तब भी चलेगा, क्योंकि इक्विटी शेयर को पेमेंट कब करा जाएगा? जब हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट करेंगे। जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देंगे तभी तो बात डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर तक जाएगी। तो मतलब ये लाइन लिखे ये नहीं लिखे ये इम्प्लाइड बात है। जब भी आपको ये गिवन होगा तो हमेशा प्रेफरेंस शेयर को भी डिविडेंड दोगे। बात क्लियर है? ये लाइन इम्प्लाइड हो गई। बताइए क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? ये बेसिक पॉइंट आते रहेंगे, मैं आपको बताता रहूंगा। क्या सबको क्लियर हो गया? वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा अब क्या है सर? डिविडेंड रिसीव्ड, ओहो, डिविडेंड रिसीव्ड हुआ शेयर्स पर, मैंने कहीं पर शेयर का इन्वेस्टमेंट किया है। सर कैसी बात करो, ये तो फाइनेंसिंग, ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हो गया। ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, क्योंकि भी हमें यदि डिविडेंड मिल रहा है तो मैंने कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट किया, उसके ऊपर ही तो मिला है, तो ये इन्वेस्टिंग का पार्ट हो गया। इंटरेस्ट रिसीव्ड, सर ये भी इन्वेस्टिंग का पार्ट हो गया, हमने कहीं पे पैसे लगाए वहां से इंटरेस्ट मिला है, ठीक है। अ प्लॉट ऑफ लैंड, देखो पहला वाला पॉइंट हो गया फाइनेंसिंग का, सेकंड और थर्ड हो गया इन्वेस्टिंग का। ये फोर्थ वाला भी क्या हो गया? ये प्लॉट ऑफ लैंड, इन्वेस्टमेंट पर्पस, सर ये भी आपको इन्वेस्टिंग का पार्ट हो गया। फिफ्थ वाला, ऑल इश्यूज एंड रिडेम्पशन वर मेड एट द एंड ऑफ द ईयर, सारा इशू और सारा रिडेम्पशन एट द एंड ऑफ द ईयर हुआ है, मतलब कि हमें जो भी इशू करा है, जो भी रिडीम करा है, वो सब ईयर एंड में करा है, ठीक है। ओके, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट होता है क्वेश्चन के अंदर, मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। ये आपका फाइनेंसिंग का पार्ट हो गया। बस क्वेश्चन ने इतना कह के छोड़ दिया। अब देखिए बिल्कुल आराम से करेंगे, बिल्कुल आराम से करेंगे अब हम लोग। देखिए पहले हम फाइनेंसिंग करेंगे ना डिस्कस। देखिए मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे यही तो कहा कि शेयर इश्यू हुआ था 5 लाख का, किस पे हुआ? एट प्रीमियम। देखो मैं दोबारा क्वेश्चन पे चलता हूँ, क्वेश्चन के ना भले ही नहीं बताया कि शेयर प्रीमियम पे इशू हुआ है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ के तो मुझे तो पता चल गया। देख तो शेयर तो इशू हो ही रहा है, ऊपर से प्रीमियम भी आ रहा है, ऊपर से प्रीमियम भी आ रहा है। देखिए यदि प्रेफरेंस शेयर भी इशू होता और इक्विटी भी इशू होता, प्रीमियम भी बढ़ रहा है, तो क्वेश्चन आपको बताएगा कि किस पर प्रीमियम है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एक सपोज करिए इक्विटी शेयर कैपिटल से इसमें इशू हुआ है 5 लाख से 10 लाख, वैसे सपोज कि प्रेफरेंस शेयर भी इशू हो रहा है और प्रीमियम भी आ रहा है, तो सर हम किस में माने, किस पर प्रीमियम आ रहा है, इक्विटी शेयर पर या प्रेफरेंस शेयर पर? तो बच्चों क्वेश्चन बताएगा आपको। बात के लिए क्वेश्चन नहीं बता रहा तो किसी पर भी एज्यूम करके अपना नोट लिख देना, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि प्रीमियम जो है प्रेफरेंस पर है, इक्विटी किसी भी एज्यूम करके फिर आप सॉल्व कर देना। क्लियर है? अब इधर इक्विटी बढ़ रहा है लेकिन 50 आएगा प्रीमियम के साथ, तो 5 लाख 50 हजार आ गए इक्विटी के अंदर। क्लियर है? जो चीज मैंने आपको बताई वही ना लिखा है, ये आ गया इतना आपका। डिविडेंड पे कर रहा हूँ, ये रहा 50,000 का, ऊपर दिखाई दे रहा होगा, वो ये आ गया डिविडेंड पे का। प्रेफरेंस डिविडेंड पेड, ये प्रेफरेंस की भी तो पे करना पड़ेगा। सर ये कैसे निकला प्रेफरेंस डिविडेंड? देखो प्रेफरेंस डिविडेंड जब इशू, जो प्रेफरेंस डिविडेंड है, जो प्रेफरेंस डिविडेंड है ना, ये कैसे निकल रहा है कोई बताएगा मुझे? बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते, कोई बात नहीं। जो ये प्रेफरेंस डिविडेंड है 8%, ये इस पर निकल रहा होगा। देखो इनने क्वेश्चन ने कितनी चालाकी से कहा है कि जो प्रेफरेंस डिविडेंड, जो प्रेफरेंस शेयर है ना, वो रिडीम हो रहा है 1,50,000 का ईयर एंड में। ईयर एंड में मतलब कि जो डिविडेंड है वो 2 लाख के ऊपर दिया जाएगा, 2 लाख का पूरे साल में, तभी तो ईयर एंड में तो रिडीम हो रहा है, तो हमें डिविडेंड पूरा मिल गया होगा ना। 2 लाख का 8%, 2 लाख का 8%। पहले मुझे इतना बताइए कि समझ में आ रहा है डिविडेंड कैसे निकाला? 2 लाख रुपए का 8%, डेट इज 16,000। क्वेश्चन ने क्या कह रखा है? क्वेश्चन ने कहा जो प्रेफरेंस शेयर है वो रिडीम हो रहा है एट ईयर एंड, तो मतलब कि पूरे साल तो 2 लाख का ही तो बैलेंस रहा होगा। 31 मई 2019 में 50 से हमने पेमेंट किया, तभी तो 1.5 लाख हुआ है। इतना क्लियर हो गया? 2 लाख का 8% 16,000, ये हमारा होगा प्रेफरेंस डिविडेंड। पहले आपको ये पे करना पड़ेगा, ये पे करोगे देन आप इक्विटी शेयर के ऊपर डिविडेंड पे करोगे। बताइए क्या आपको इतना क्लियर है? आप लोगों को जल्दी से रिस्पॉन्ड करते चलिए, समय कम है तो थोड़ा रिस्पॉन्ड की स्पीड बढ़ाइए आप लोग।
जल्दी से बताते चलिए कि इतना क्लियर, तो मैं आगे बढ़ूंगा और कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड। अब देखिए, अब ये क्या हुआ है, सपोज करिए यदि ये प्रेफरेंस शेयर, अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यदि ये प्रेफरेंस शेयर ईयर एंड में रिडीम ना होते हुए ईयर के बिगिनिंग में हो जाता, तो बताइए क्या अब कोई डिविडेंड पे करा जाता? मतलब कि 31 मार्च 2018 में प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू ये है। अब हम जो रिडीम कर रहे हैं इस केस के अंदर रिडीम का हो रहा है 31 मार्च 2019 में हम रिडीम कर रहे हैं। यदि प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर देते 1 अप्रैल 2018 ओपनिंग में ही रिडीम कर देते ईयर के बिगनिंग में, क्या अब कोई डिविडेंड पे करा जाता 18-19 में? अब कोई डिविडेंड पे आता 18-19 से करा तो जाता, 18-19 तो करा तो जाता, लेकिन सर 18-19 में जो डिविडेंड पे करा जाता वो 2 लाख की बजाय 1.5 लाख पे होता। बताइए अब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? यदि ईयर के बिगनिंग में रिडीम हो जाता तो भी आपके डिवेंचर कितने बचते? 1.5 लाख के बचते, तो 1.5 लाख पे करा जाता। लेकिन ये तो ईयर एंड में रिडीम हुआ तो 2 लाख पूरे साल चलाए, तो फिर 2 लाख पे क्या करा जाएगा? इंटरेस्ट पे करा जाएगा। बताइए क्या सबको इतना क्लियर हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ईयर एंड का मतलब क्या हो गया कि ईयर एंड से डिविडेंड की रेट बदल जाएगी पूरी। जनरली आप क्वेश्चन साइलेंट होगा तो आप ईयर एंड ही एज्यूम करते हुए चलना। बात क्लियर है? ओके, इतना क्लियर हो गया। जब हम इक्विटी को पे करने जा रहे हैं तो इम्प्लाइड बात है पहले आपको क्या करना पड़ेगा? प्रेफरेंस शेयर को भी डिविडेंड पे करना पड़ेगा। क्लियर है? ये हमने पे कर दिया, और देखिए ये डिविडेंड हमने पे कर दिया। उसके बाद मैंने क्या करा? प्रेफरेंस शेयर को क्या करा? रिडीम कर दी। ये रहा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। और फिर क्या, डिवेंचर का रिडीम कर दिया। ओके 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 ओके। एक बात और मैं आपको बताता हूँ, देखिए देखो धीरे धीरे करके आपको सिखाता चल रहा हूँ। देखो जब मैं देखो डिवेंचर के ऊपर तो हमेशा आपको इंटरेस्ट पे ही करनी पड़ेगी। डिवेंचर के ऊपर जब भी डिवेंचर आ रहा है आपको इंटरेस्ट पे करनी पड़ेगी, क्वेश्चन कुछ कहे नहीं कहे। अब देखिए डिवेंचर को भी जब मैं वापसी करे वो ईयर एंड में कर रहे हैं। अब देखो ईयर एंड में करेंगे तो मतलब 2 लाख तो पूरे साल में रहे ना। 31 मार्च 2019 में हमने 1 लाख रुपए दिए हैं। जो डिवेंचर की इंटरेस्ट होगी कैसे होगी? 2 लाख के ऊपर 11%, मतलब 2 लाख के ऊपर 11%, दैट इज 22,000। कब हुआ है? जब डिवेंचर ईयर एंड में रिडीम हुआ। यदि ईयर के बिगनिंग में होता तो कैसे निकलता? 1 लाख के ऊपर 11%। क्लियर है? देखिए देखो मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा। देखो ये आ गया आपको, ये रहा, ये आपका आ गया इन्वेस्टिंग, सॉरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग अब आप खुद कर सकते हो, इतने आप कैपेबल हो चुके हो। क्लियर है आप लोगों को? देखो ये रहा नोट, इट इज प्रिज्यूम दैट द कंपनी मस्ट हैव पेड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एज इट कैन नॉट पे प्रेफरेंस डिविडेंड इक्विटी डिविडेंड विदाउट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। कितनी अच्छी बात कह रहा है, कितनी शानदार बात कह रहा है। ये कह रहा है कि डिविडेंड तब तक पे नहीं करा जाएगा जब तक इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं हुआ। तुम डिविडेंड पे करने चले तो इंटरेस्ट पे नहीं करोगे क्या? तुम डिविडेंड पे करने चले हो तो इंटरेस्ट पे नहीं करोगे? सर इंटरेस्ट पे करेंगे तो उसका डिविडेंड पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहाँ तक? बताइए।